Hello everyone, this is our book Our Past 1 of class 6 और आज हम इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं which is named as What, Where, How and When। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे कि हमारा जो पास्ट है वो क्या था, कहाँ था, कैसा था और कब था। तो जब भी आपको अपने बीते हुए चीज़ों के बारे में जानना होता है तो आप सिंपली रेडियो पे देख सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, अगर वो कल की बात है तो। अगर आपको कुछ सालों पहले की बात जाननी है तो आप अपने किसी जान पहचान वाले इंसान से पूछ सकते हैं कि उस साल में क्या हुआ था, इस साल में क्या हुआ था। बट आपको बहुत पहले की अगर बात जाननी है, 100, 150, 200 साल पहले की बात जाननी है, तब आप इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव द पीपल हु कैन टेल यू अबाउट दैट। तो उस केस में हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उन्हीं 3 चीज़ों की जो हमें ज़रूरी बताई गई हैं। वॉट पीपल एट, वॉट दे वोर एंड इन विच काइंड ऑफ हाउस दे लिव। तो वो क्या पहनते थे, वो क्या खाते थे और वो कैसे घर में रहते थे। हमारा मेन फोकस पूरी हिस्ट्री में यही रहेगा। हम किसी भी एरा की बात करेंगे तो हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और उनका घर कैसा होता था, और इसी से हम उनके पूरे इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस टाइम की जबकि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उनके फार्मर्स, रूलर्स, क्राफ्ट पर्सन, साइंटिस्ट, जो भी वर्किंग पीपल होते थे या नॉर्मल पॉपुलेशन होती थी, उन सब के बारे में हम जान सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि बच्चे कौन से गेम्स खेलते थे और कौन से सॉन्ग्स गाए जाते थे। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारे इस पैरा में बहुत ज़्यादा अच्छे से दी हुई हैं फ्रॉम टिल हियर। इसको आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया हुआ है कि लोग सबसे पहले कहाँ रहना शुरू हुए। तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो जो एक बेसिक रिसोर्स आप ढूंढेंगे वो होगा पानी। तो ऐसे ही जो अर्ली ह्यूमन हुआ करते थे उन्होंने भी अपना रिसोर्स पानी ही चुना था। उन्होंने देखा यहाँ पे रहना ठीक है, यहाँ पे जानवर ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे चीज़ें उगती ज़्यादा हैं, यहाँ पे कल्टिवेटेड नहीं कहेंगे बट ऑलरेडी ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजीज जो भी फॉरेस्ट में उनको मिल सकती थी वो थी। तो उन्होंने अपना स्पॉट सबसे पहले नर्मदा रिवर के बैंक को बनाया। अब यहाँ पे कई हजार सालों तक ये रहे। यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो हंटर एंड गैदरर हुआ करते थे। मतलब वो हंट भी करते थे, जानवरों को मारते भी थे और गैदर भी करते थे सामान। तो वो फल एंड सब्जियाँ, ये सब चीज़ें वो लेके भी आते थे और जानवरों को भी मार के खाते थे। पहला सिग्निफिकेंस देख लिया नर्मदा रिवर का। अब हम देखते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो सुलेमान और किरथार हिल्स यू कैन लोकेट हियर। यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस पाए गए हैं वीट एंड बार्ले के। तो वीट एंड बार्ले यहाँ पे मेन एंड वुमेन मिल के उगाते थे। एज यू कैन नोटिस हियर वुमेन एंड मेन। सो देयर आर नो सिंगल एविडेंस कि कोई स्पेसिफिक जेंडर ही वो काम करता था। सो बोथ द जेंडर्स वर इन्वॉल्व्ड इन डूइंग द कल्टिवेशन वर्क विच वॉज हैपनिंग एट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। इससे पहले हमने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा, तो वो यहाँ पे हमारी लाई करती है। एंड इट विल बी टास्क फॉर यू ऑल कि आपको ये जो भी टॉपिक्स, ये जो भी जगहें इस मैप में मिल रही हैं, आपको कमेंट में बताना है कि वो प्रेजेंट डे किस स्टेट में फॉल करती हैं। जैसे कि नर्मदा है तो वो प्रेजेंट डे किस स्टेट में फॉल करती है। ऐसे ही मैं अभी जितने भी चीज़ों का डिस्कशन आपसे करूँगी, आप कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में पढ़ा, तो वो 8000 साल पहले वीट और बार्ले के एविडेंसेस हमें मिल गए थे। जब वीट और बार्ले के एविडेंसेस मिले तो उससे फिर हमें ये भी दिखा कि लोग यहाँ पे जानवर पालना भी स्टार्ट कर चुके थे, जैसे कि शीप, गोट या गाय, ये सब चीज़ें उन्होंने पालना स्टार्ट कर दी थी। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर दैट गारो हिल्स, ये हमारे गारो हिल्स हैं। गारो हिल्स एंड द विंध्यास, ये हैं विंध्यास। तो गारो हिल्स और विंध्यास पे हमें फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंसेस दिखे।
एग्रीकल्चरल एविडेंसेस का मतलब द वे द थिंग्स आर ग्रोन राइट नाउ वर ग्रोन इन द सेम वे एट दैट टाइम। जैसे कि देखा कि यहाँ पे चावल सबसे पहले उगाए गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे चावल सबसे पहले उगाए गए। सो दैट वर द विंध्यास। अब यहाँ पे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात की गई है। तो ये हमारी नदी है इंडस, ये इंडस रिवर जा रही है और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं विच आर नेम्ड एज झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। ये हमारी इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं विच यू शुड लर्न। इन सारी ट्रिब्यूटरीज को आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं जो है RSJCB। RS आप किसी का नाम कंसिडर कर सकते हैं और JCB वो ओन करता है। सो R फॉर रवि, S फॉर सतलज, J फॉर झेलम, C फॉर चिनाब एंड B फॉर ब्यास। दिस इज इन दिस वे यू कैन लर्न ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अब यहाँ पे इंडस के अराउंड वो एरिया था जहाँ पे 4700 ईयर्स अगो कुछ सिटीज़ फ्लरिश होना स्टार्ट हुए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगेगा कि अभी भी यहाँ पे खाना तो मिल ही रहा था, राइस तो हो ही रहा था, बार्ले तो हो ही रहा था, लोग रह भी रहे थे, लोग खा भी रहे थे, तो हमें इंडस रिवर के पास ऐसा क्या मिल गया जो हम उसको इतना सिग्निफिकेंस देते हैं। बट दिस वन वर्ड हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम। सिटीज़ जो करंट हमारे सिटीज़ होते हैं उनमें एक प्लान होता है, वे होता है जिसमें घर बनते हैं, रोड्स बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो एक सिटी फॉर्म करने के लिए बहुत सारा मैनेजमेंट एंड प्लानिंग चाहिए होती है जो हमें 4700 ईयर्स अगो उस टाइम पे दिखी। और 2500 ईयर्स अगो वो हमें गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज पे दिखी, बट सबसे पहले हमें इंडस रिवर के पास दिखी है, इसलिए हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं और उसके बारे में हम अपने आने वाले चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर हमसे गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात करी गई है। सोन, ये गंगा है और गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है सोन। आई होप यू ऑल आर नोइंग द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी। So if anyone is confused about the meaning of tributary, it is given here. Tributary are smaller river that flow into a larger river. जैसे आपका ये एक बड़ी नदी है तो यहाँ पे छोटी छोटी जो भी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये अपना ट्रिब्यूट दे रही हैं उस बड़ी नदी के लिए। इन दिस वे यू कैन लर्न द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी। तो हम यहाँ पे थे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास हमें जो एम्पायर मिलता है वो है मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर कहाँ पे अभी फॉल करता है? करंट डे बिहार में फॉल करता है। अब यहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी थे। यू वुड थिंक व्हाई वुड पीपल ट्रैवल, क्यों इतना जाते थे लोग, क्या ऐसी पड़ी हुई थी उनको घूमने की? उनके तो जीवन भी इतना अच्छा नहीं था जैसे हमारा लैविश लाइफस्टाइल है, उनका तो पहले उतना था भी नहीं, तो उनको घूमने की क्या इतनी चिंता थी? उनको तो बेसिक चीज़ों की चिंता होनी चाहिए। बट द बेसिक थिंग्स लेड फॉर देयर ट्रैवलिंग, वही रीज़न बनी उनके इधर उधर जाने का। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, सीज, ये सब जो चीज़ें हैं ये उनकी जर्नी को और ख़तरनाक बनाती थी। बट फिर भी वो क्यों मूव करते थे? क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते थे वो कभी कभी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई फ्लड आ गया या वहाँ पे ड्रॉट आ गया तो उस जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना पड़ता था लोगों को, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करते थे। और उनके ट्रैवल करने की वजह से ही बहुत सारे आइडियाज़ शेयर हुए। पहले लोग अपनी मजबूरी में ट्रैवल करते थे, फिर धीरे धीरे वो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करने लगे, फिर उनको अच्छा लगने लगा, फिर ऐसे ही बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स में लोग ट्रैवल करने लगे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने लगे। इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारा कल्चर स्प्रेड होने लगा, कुकिंग हैबिट्स स्प्रेड होने लगी, तो सबने अपना अपना कल्चर इस तरीके से शेयर किया। नाउ वी सी अ फुली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बट इट वाज नॉट लाइक दिस बिफोर। ये यहीं से नहीं शुरू हुआ था, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है जब लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड वाले टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच यू शुड लर्न। भले ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, यू शुड लर्न what your country was called before it was named as India। तो इंडिया बुलाए जाने से पहले उसका क्या नाम था ये आपको जानना ज़रूरी है। इंडिया वर्ड आया है इंडस रिवर से और जिसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। अब ईरानियंस और ग्रीक्स जो यहाँ पे 2500 ईयर्स अगो आए थे वो अपने प्रोनाउंसिएशन की वजह से इंडस को हिंदोस या इंदोस बुलाने लगे।
तो उसका वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो हिंदोज या इंदोज उसको बुलाने लगे। और इंदस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है, ईस्ट आप लोग डायरेक्शंस जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दीज आर आर डायरेक्शन। तो ये हमारी जो नदी जा रही है इसके ईस्ट में जो हमारा पड़ा एरिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये हमारी नदी जा रही है इंदस रिवर और इसके ईस्ट में जो पड़ रहा है कंट्री, उसको कहा गया इंडिया। और भारत जो नाम है, भारत पहले नाम यहाँ पे रहने वाले लोगों को दिया गया। ऋग्वेद में ये मेंशन है, जो हमारा संस्कृत का अर्लीस्ट कंपोजिशन है अबाउट 3500 ईयर्स अगो, उसमें मेंशन्ड है कि यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों को भारता कहा जाता था। और फिर जब यहाँ के लोगों के लिए कहा जाता था तो यूज़ करते करते वो इतना प्रचलित हो गया कि फिर कंट्री के लिए भी वो वर्ड यूज़ किया जाने लगा। अब हम आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो हमें अगर पास्ट के बारे में पढ़ना है तो वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। कई तरीके हैं, जैसे पहला है कि आप बुक्स रीड कर सकते हैं जो बहुत पहले लिखी गई हूँ, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती हैं। और ये जो वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेनू। मेनू मीन्स हैंड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ और मेनू का मतलब होता है हाथ। सो दिस इज मैन्यूस्क्रिप्ट विच इज कॉल्ड हैंड स्क्रिप्ट। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव। अब उस टाइम पे पेपर तो बना के कोई देता नहीं होगा अर्ली ह्यूमंस को, तो वो पाम लीव्स पे ही लिखते थे। वो पाम के पेड़ की जो पत्तियां होती थी वो सूख जाती थी, उसी पे वो लिखा करते थे। और या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती थी ट्री की, जिसको बोला जाता है बर्च। बर्च बोला जाता है। बर्च ट्री की जो बार्क होती थी उसको ये लोग यूज़ करते थे लिखने के लिए। अब बहुत टाइम बीतने के बाद ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी इनको जानवर खा गए या इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बट बहुत सारे बचे रहे जिनको सेफली टेम्पल्स में बहुत सालों तक प्रिजर्व करके रखा गया, वो बचे भी रहे। और इन बुक्स में हर एक टाइप के सब्जेक्ट की बात होती थी। रिलीजियस बिलीव्स की भी बात होती थी, फिर कैसे लोगों की लाइफ थी, राजा की लाइफ कैसी थी, कौन सी मेडिसिन यूज़ होती थी, क्या साइंस का कोई प्रिवलेंस था उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें हमारी इनमें मैन्यूस्क्रिप्ट में मेंशन रहती हैं। और ये ज़्यादातर जो भी होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, ये संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी जाती थी और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी जाती थी। प्राकृत लैंग्वेज का मतलब है जो ऑर्डिनरी पीपल अपनी लैंग्वेज यूज़ करते थे एक दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए, तो प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखते थे और तमिल में भी लिखते थे। अब पहला हमने जो सोर्स पढ़ा दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। ये हमारा पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। Now we will understand what inscriptions are. इंस्क्रिप्शन होते हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाए। हम लिखने की ही बात कर रहे हैं, बट मैन्यूस्क्रिप्ट एक सॉफ्ट सरफेस पे लाइक द बार्क ऑफ बर्च या फिर पाम लीफ पे लिखा गया है। बट इंस्क्रिप्शन जो होता है वो परमानेंट होता है और स्टोन या मेटल पे लिखा जाता है। तो किंग कुछ ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए जहाँ पे राजा जो भी अपने ऑर्डर दिया करते थे उसको वो इस तरीके से इंस्क्राइब करवा देते थे स्टोन पे, जिससे कि लोग उसको पढ़ें और उसको ओबे कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएँ। और कुछ अलग तरीके के इंस्क्रिप्शन भी होते हैं, जैसे कि किंग अपने बैटल का जो रिकॉर्ड होता था, जब वो लड़ाई करते थे उसमें कौन जीता है, कैसे कैसे लड़ाई हुई है, ये सारी चीज़ें भी वो अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन करते थे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समराइज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं पास्ट के बारे में, तो उनकी जो स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। अब हमें इंस्क्रिप्शन मिल गए, हमने वो पढ़ लिए, हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई, हमने वो पढ़ लिया, बट क्या हम जाके पढ़ रहे हैं कि कौन सा पत्थर कहाँ पे मिला? क्या हम जाके पढ़ रहे हैं कि कौन से केव में कौन सी पेंटिंग अर्ली ह्यूमंस बना के गए थे? हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। सो द वर्क which the archaeologists do is the study of the remains of buildings made of stone, brick, painting and sculpture. तो जो भी चीज़ें पहले बिल्डिंग्स बनती थी वो टूट गई बाद में, उनकी जो स्टडी होती है कि वो कितने टाइम पहले की होंगी, कैसे बनाई गई होंगी, क्या मटेरियल यूज़ किया गया होगा, उस टाइम के लोगों का माइंडसेट क्या रहा होगा, दीज ऑल द थिंग्स आर स्टडीड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट।
ये डिग करते हैं अंडर द सरफेस। इसका मतलब ये खोदते हैं अर्थ को, और भी जो भी चीज़ें उनको टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, कोई बर्तन वो अगर पुराने लोग यूज़ करते थे, कोई ऑर्नामेंट जो वो पहनते थे, तो उसका वो यूज़ करते हैं। उनको कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो क्ले से बना होता है, जो मेटल से बना होता है, जो स्टोन से बना होता है, या हड्डी से भी बना होता है जानवरों की। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी स्टडी करता है उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ वी कम टू दिस पेज। और आर्कियोलॉजिस्ट और किन किन चीज़ों को ढूंढते हैं? जानवरों की हड्डियों को ढूंढते हैं, बर्ड्स, फिश, इन सब की हड्डियों को ढूंढते हैं। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि लोग उस टाइम पे क्या खाते थे। हिस्टोरियंस पास्ट की पढ़ाई करते हैं, वो सोर्स वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑफन दे यूज़ द वर्ड सोर्स। सोर्स रिफर्स टू द मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। हमने 3 तरीके के सोर्स पढ़ लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब एक सॉफ्ट सरफेस पे लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शन एक रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ, और आर्कियोलॉजी टू डिग अंडर द अर्थ टू फाइंड आउट द एविडेंसेस ऑफ व्हाट पीपल यूज्ड इन द पास्ट। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है वन, पास्ट और मैनी। अब हमने अपनी बुक का देखा नाम, कि हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट। इट्स नॉट पास्ट बट इट्स पास्ट। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे पास्ट हैं? क्या हमारे बहुत सारे इतिहास हैं? जी हाँ, वो इसलिए हैं क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट होती थी। आप अभी भी अगर सोचो, आपकी लाइफ आपके फ्रेंड से डिफरेंट होगी और उसके फ्रेंड की लाइफ उससे डिफरेंट होगी। तो उस टाइम के भी लोगों की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट थी। तो किसी एक का तो पास्ट नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे या सिर्फ और सिर्फ हंटर एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें सबके बारे में पढ़ना है और हम हर किसी की लाइफ कैसी होती थी वो जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ वाई आवर पास्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास्ट होने वाले हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है कि आपके एक एरिया के हर एक पार्ट में लोग अलग अलग तरीके के कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा वही यहाँ पे भी हो रहा होगा, जो यहाँ पे हो रहा होगा वो यही यहाँ पे भी हो रहा होगा। डिस्पाइट द डिफरेंस बहुत कम हो इनका, फिर भी यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो जब हमें अभी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं तो उस टाइम पे भी डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट तौर तरीक़ों को फॉलो करते थे। इसके अलावा हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो किंग्स होते थे उनके तो हमें एविडेंसेस इंस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं कि वो किस तरीके से विक्ट्री हासिल करते थे, किस तरीके से जंग जीत के आते थे, कौन से हथियार यूज़ करते थे, उनके हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। बट जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो एज सच कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। और यहाँ पे आती है आर्कियोलॉजी। तो जब हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है वहाँ पे हमें आर्कियोलॉजी का हेल्प मिलता है समझने के लिए पास्ट टाइम्स के चीज़ों को। अब हम यहाँ पे डेट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डेट हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। एक्चुअली एक हमने पॉइंट मान रखा है, दैट इज़ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, उस पॉइंट को हम जेसी कह देते हैं, जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, एक कंसिडर करते हैं, सच कुछ ज़ीरो नहीं होता है यहाँ पे, बट इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ दिस इज़ ज़ीरो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ज़ीरो ईयर कोई भी ईयर नहीं था, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ जिससे कि आप डेट समझ सकें इस चैप्टर की, कि ये ज़ीरो अगर आपने मान लिया और आप अभी 2000 में रह रहे हैं, दिस इज़ द 21st सेंचुरी। अच्छा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 2000 से 2100 तक का जो टाइम है इसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं। सो वट एवर इज़ रिटन आफ्टर, जो बाद में हमारा आने वाला होता है, उसको हम कहते हैं, उसके नाम से लिया जाता है। जैसे 100 आ जाएगा और 2200 तक का जो टाइम स्पैन होगा उसको हम 22nd सेंचुरी कहेंगे। सो दिस इज़ द 21st सेंचुरी। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम है, इसको हम कहते हैं कॉमन एरा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन एरा। और इसके जो पहले वाला टाइम है उसको हम कहते हैं BCE, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा। इसको हम यही अब ज़्यादा प्रेफर्ड है। जैसे यहाँ पे BCE लिखा हुआ है, आप BC भी देखोगे कई जगह। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। और कभी कभी आपको इस जगह पे
AD भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे BC भी देखने को मिल सकता है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर इसका या इसका यूज़ हो रहा है तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात हो रही है। जैसे कि हम 2000 AD बोल सकते हैं इसको। अभी हम जिस ईयर में रह रहे हैं 2000 AD में हम अभी रह रहे हैं, और इसके पहले का जो टाइम था, जीसस क्राइस्ट के पहले का जो समय था, यहाँ पे ये उल्टा चलता है। इसके बाद यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, यहाँ पे 100 आएगा, उसके बाद इधर 200 आएगा, इसके आगे यहाँ पे चलेंगे तब कहीं जाके 2000 आएगा। तो जब हम बात करते हैं अभी से 4700 ईयर्स अगो की, तो 4700 में 4000 हमें माइनस करना है, 4700 माइनस करने हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, हम 2000 में पहले गए वापस क्राइस्ट तक, 2000 ईयर्स का ये गैप हो गया। फिर हम यहाँ से 2000 ईयर्स बैक गए, 2000 का ये गैप हो गया। फिर अभी हमारा कितना बचा हुआ है, अभी भी हमें 700 ईयर्स बैक जाना है। तो यहाँ पे कहीं हमारा आएगा 2700 आएगा, और यहाँ पे जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली है। आप ये समझ पा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ज़ीरो नहीं कहते हैं। यू विल नेवर मेंशन दिस इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स, बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आप इसको पॉइंट ज़ीरो मान लो तो इसके बाद से टाइम स्टार्ट होता है। अब ये ज़ीरो कुछ भी नहीं होता है, सो देयर इज़ 1 एंड यहाँ पे भी 1, ये कंसिडर नहीं किया जाता है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ से ईयर्स हमारे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हम 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं, और इधर हम 1 2 3 4 बैकवर्ड्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ईयर्स को बेहतर समझ सकते हो। आप यहाँ पे जो भी ईयर्स डिस्कस हुए हैं उनको आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8000 ईयर्स अगो। अब 8000 ईयर्स अगो 2000 ईयर्स तक तो जीसस क्राइस्ट के बाद वाला समय हो चुका है। तो इसके पहले भी 6000 साल है ना, इसके 6000 साल पहले हम और पीछे जाएंगे 2700 से, तब कहीं जाके हमारा 6000 आएगा। ठीक है, और जब 6000 आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 6000 BC। तो आपको इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तब बेहतर समझ में आएगा कि किस ईयर की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ 8000 ईयर्स अगो, तो आप थोड़ा सोचोगे तो आपको लगेगा 8000 ईयर्स अगो अब मैं कैसे गेस करूँ किस टाइम की बात है। बट अगर आपने ऐसा कुछ एक टाइमलाइन बना के उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, अपने प्रेजेंट टाइम से उतना टाइम माइनस किया, तो आपको समझ में आएगा ईजिली कि वो किस टाइम की बात कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 6000 BC। तो 6000 BC में हमने क्या देखे थे, हमने वीट और बार्ले के ट्रेसेस देखे थे। कहाँ पे देखे थे, किरथार और सुलेमान हिल्स पे। सो इस तरीके से अपने इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देखी है, ये पिक्चर्स बहुत रिलेवेंट हैं। इन पिक्चर्स में आप पहले किस तरीके के पॉट्स यूज़ होते थे, किस तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते थे, वो सब आप देख सकते हैं। आप एक बार NCERT का चैप्टर रीड आउट करेंगे, मेरा वीडियो देखते हुए ही आप रीड आउट कर सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये वाली एक्टिविटी आप ज़रूर करिएगा कि जो भी मैंने इसमें जगहें पढ़ी हैं, इन जगह को आप लोकेट करिएगा करंट डे इंडिया में। करंट डे में जो भी स्टेट्स हैं, कहाँ पे ये जगहें फॉल कर रही हैं, यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल लर्न थिंग्स बेटर। सो हैप्पी लर्निंग। आज के लिए इतना ही, आज का चैप्टर ख़त्म होता है। वी विल सी यू इन सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक। Bye bye.